महिला जेल में सबसे छोटी कैदी, सभी महिला कैदी उसे अपना मानती थी। यहाँ तक कि जेल वार्डन भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ महीनों में वह अपनी माँ से हमेशा के लिए अलग हो। छोटे लड़के का नाम मिंग्यू है। उसकी माँ लंबे समय से घरेलू हिंसा का शिकार एक महिला। एक घरेलू हिंसा की घटना के दौरान उसने गलती से अपनी बेटी की हत्या कर दी, जिसके लिए उसे 10 साल जेल में आने के कुछ ही समय बाद उसने वहीं अपने बेटे मिंग्यू को जन्म दिया। उस समय के कानून के अनुसार जेल में पैदा हुए बच्चों को 18 महीने तक रखा जा सकता था, फिर उन्हें गोद लेने के लिए भेजना पड़ता। इसलिए मिंग्यू जेल का सबसे छोटा कैदी बन गया, जबकि इस जेल में सभी कैदी ऐसे अपराधी थे जो मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे। मिंग्यू का आगमन प्रकाश की किरण जैसा था, जिसने सुनसान जेल में हंसी खुशी ला दी। जल्द ही मिंग्यू का पहला जन्मदिन आया और पूरी जेल में हलचल मच गई। कैदी पंक्ति में खड़े होकर मिंग्यू को उपहार देने की होड़ में थे। लू दादी ने खुद उसके लिए सुंदर कपड़े सिले। यहाँ तक कि सुंदर कोंग यूजिन भी उसका जन्मदिन मनाने आई और उन्होंने एक पारिवारिक तस्वीर भी खिंचवाई। लेकिन जो दिन खुशी का होना चाहिए था, उसे सेक्शन चीफ गुस्से से लाल चेहरे के साथ आया। जन्मदिन पार्टी रोकी, फोटो फाड़ी और उनकी सारी खुशियां छीन ली। लेकिन बुरी बात सिर्फ यही नहीं थी। उस दिन कोठरी में एक नई कैदी भी आई। महिला प्रमुख ने इशारा किया और पास खड़ी लड़की तुरंत उठ खड़ी हुई। वे नई लड़की को सबक सिखाना चाहते थे। लुओ दादी ने मुड़कर उन्हें रोका। आखिर वहाँ एक छोटा बच्चा भी था। तभी मिंग्यू अचानक खड़ा हुआ और उस नई लड़की को गले लगाने दौड़ा, लेकिन वह उसे धक्का देकर गिरा दिया। बगल में बैठी जेन हुई ने जब अपने बेटे को धक्का खाते देखा तो वह तुरंत गुस्से में आ गई। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, जिससे यूजिन वहाँ आ गई। अंत में दोनों को अलग अलग कोठरियों में अचानक कैद होने के बाद लड़की ने दीवार पर सिर पटकना शुरू कर दिया। जेल में अपनी जान लेने की कोशिश की। सौभाग्य से यूजिन ने समय रहते उसे बचा लिया। पता चला कि यह खूबसूरत लड़की भी एक दुखी इंसान थी। बचपन से सौतेले पिता का दुर्व्यवहार झेलती आई। बड़ी होने पर उसने उसे और सताया। अपमान न सहते हुए उसने सौतेले पिता को मार डाला। वह भी जिन्हुई की तरह राष्ट्रीय रक्षा पार्टी ने यह देखकर भी परवाह नहीं की, बल्कि उसे ही दोषी ठहराया। इस घटना ने उसके दिल में गहरी छाप छोड़ी। घाव पर पट्टी बंधवाकर वह कोठरी में लौटी। सभी लोग उसके अनुभव पर चुप्पी साधे रहे, पर छोटे मिंग्यू को यह समझ नहीं आया। यूमेई के सिर पर पट्टी देखकर वह प्यार से आगे बढ़ा और उसके सिर को गले लगा लिया। इस बार यूमेई ने उसे दूर नहीं धकेला, उसे ऐसे ही गले लगाए रहने। इस मासूम बच्चे की दयालुता ने यूमेई के दिल को छू लिया। ये पहली बार था जब उसने गर्मजोशी महसूस। अगले दिन जेल में खुली हवा के समय मिंग्यू ने यूमेई को अकेला बैठे देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। उसे ये सुंदर दीदी बहुत पसंद थी। तभी बगल वाली कोठरी के लोग झगड़ने आए। पहरेदार शमत ने मिंग्यू को धक्का दे दिया। बच्चा जमीन पर गिरकर रोने लगा। यूमेई गुस्से में आकर उनसे भिड़ गई। जेन हुई और उसके साथी कैदी भी मदद के लिए दौड़ पड़े। इस तरह एक सामूहिक झगड़ा शुरू हो गया। कैदियों को दोबारा उपद्रव करने से रोकने के लिए जेल ने उनके लिए मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया। सुरीली आवाज ने जेन हुई के मन में एक साहसी विचार जगाया। प्रदर्शन के बाद उसने जेल वार्डन से जेल में एक कोरल ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा। आश्चर्यजनक रूप से वार्डन ने न सिर्फ सहमति दी, बल्कि यह काम जेन हुई को ही सौंप दिया। उसे प्रोत्साहित करने के लिए वार्डन ने वादा किया कि सफलता पर वह मिंग्यू को एक दिन बाहर घुमाने ले जा सकेगी। अपने बेटे को बाहरी दुनिया दिखाने के लिए जेन हुई ने यह काम अच्छे से करने का निश्चय किया। लेकिन उसकी आवाज सुरीली नहीं थी। गाना भूत जैसा लगता था, जिससे उसका बेटा डर कर रोने लगता था। कोरल ग्रुप बनाने का पहला कदम ही मुश्किल था, पर इससे जेन हुई का हौसला नहीं टूटा। उसने एक भर्ती विज्ञापन लिखकर प्रमुख स्थान पर लगा दिया। पहले से पूछने वाले कैदी बहुत हैं। सबके उत्साह को बढ़ाने के लिए जेन हुई ने सबको प्रोत्साहित करने में संकोच नहीं किया। कहा कि अगर सब अच्छा प्रदर्शन करें तो शायद बाहर प्रदर्शन करने जा सकते हैं। और वे बाहरी दुनिया को लहरी ने देखा जेन हुई बकवास कर रही है और जल्द ही उसने दादी लुओ पर नजर डाली, जो उसी कमरे में थी। जेल जाने से पहले वह विश्वविद्यालय में संगीत प्रोफेसर थी। अगर वह कोरस में कंडक्टर बनने को मानती तो आधी सफलता मिल जाती। लेकिन दादी लुओ ने सीधे वास्तव में दादी लुओ भी एक दुखी इंसान है। जवानी में वह प्रतिभाशाली और सुंदर थी। एक प्रदर्शन से लौटने पर उन्होंने पाया कि पति ने धोखा दिया था। उत्तेजना ही था। उन्हें एक अच्छी सोप्रानो की जरूरत थी। कुछ समय के लिए कोरस का काम फिर से रुक गया। तभी जेन हुई को अचानक यूमेई याद आई। एक बार उसने यूमेई को गाते सुना था। उसकी आवाज सुंदर और मार्मिक थी। वह सोप्रानो के लिए एकदम सही थी। इसलिए जेन हुई ने दादी लुओ को यूमेई को मनाने भेजा। अगले दिन दादी लुओ ने यूमेई को ढूंढ लिया, लेकिन बोलने से पहले ही यूमेई ने ठंडेपन से मना कर दिया। पता चला कि वह संगीत अकादमी की प्रतिभाशाली छात्रा थी, लेकिन अब वे सभी मरने के बारे में सोचते हैं और उन्हें गायन मंडली में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लोग मौत से नहीं डरते, उनमें जीने की हिम्मत भी नहीं होती। दादी लुओ गुस्से में मुड़कर चली गई। यूमी की माँ हर दिन उससे मिलने आती थी, लेकिन वह हर बार मिलने से इनकार करती थी। वह एक साही की तरह है जो हर उस व्यक्ति को चुभोना चाहती है जो उसे गले लगा। लेकिन उस दिन उसने अनजाने में अपनी माँ की दुबली कमजोर छवि देखी और उसके दिल का नरम हिस्सा अचानक छिद गया। अंत में कोंग यूजिंग के आग्रह पर उसने दादी लुओ से माफी मांगने की पहल की। दादी लुओ भी माता पिता हैं। वह यूमी के दिल की नाजुकता और दर्द को समझती है। दादी लुओ के सावधानी पूर्वक दिलासे के बाद यूमी ने आखिरकार अपना कठोर खोल उतार दिया। दोनों दुखी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर विश्वास पुनः पाकर यूमी गायन मंडली में शामिल की आवाज ने सभी की तालियां बटोरी। सोप्रानो तो हैं, लेकिन अधिकांश गायक पेशेवर नहीं हैं। कुछ तो बस मनोरंजन के लिए आते हैं। कुछ लोग थोड़ी सी बात पे लड़ने लगते हैं। दादी लुओ यह देखकर बहुत नाराज हुई। उनकी बातों ने सबको चुप करा दिया। उनके दिल खोलने के लिए दादी लुओ ने उन्हें घेरा बनाकर अपना परिचय देने को कहा। जेल में परिचय का तरीका अनोखा है। हर कोई खड़ा होकर बताता है कि उसने क्या अपराध किया है। कुछ ने मारपीट की, कुछ ने ड्रग्स बेचे, आगजनी की, हत्या की, यहाँ तक कि स्कूल के गेट तोड़कर। यहाँ हर किसी की कहानी है। भाग्य ने उन पर दया नहीं की, फिर भी वे साहस से भाग्य का सामना करते हैं। दिल खोलने के बाद सब एक दूसरे को समझने लगे और धीरे धीरे घुल मिल गए। गायन मंडली जल्द ही पटरी पर आ गई। लेकिन उसी रात एक दुर्घटना हुई। छोटे मिन्यू को अचानक तेज बुखार आया और भूख चली गई।
जेन हुई जेल के नियम बच्चे को डॉक्टर दिखाने के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं देते, लेकिन जेन हुई की विनती पर दयालु गार्ड कॉन्ग ने उसे हथकड़ी पहनाकर जाने दी। दोनों जल्दी से छोटे मिन्यू को अस्पताल ले गए। वार्ड में सभी ने हथकड़ी पहने जेन हुई को एक जैसी नजरों से देखा। जेन हुई अपने बेटे को ठंडा करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथों की हथकड़ी बहुत भारी लग रही थी। जेल गार्ड कॉन्ग के दिल में कुछ हुआ और होली ने उसकी हथकड़ी खोल दी। सोते हुए बेटे को देखकर जेन हुई ने माफी के लिए कड़ी मेहनत की और यूमेई से गाने की कला सीखने लगी। यूमेई ने बिना हिचकिचाहट उसे सिखाया, उच्चारण से लेकर सांस और लय तक सब कुछ। धीरे धीरे जेन हुई की अधूरी आवाज ने चमत्कारिक रूप से छोटे मिन्यू को सुला दिया। जल्द ही गायन मंडली के पहले प्रदर्शन का दिन आया। जेल वार्डन निदेशक के साथ परिणाम देखने आए। सभी लोग घबराहट से मंच पर खड़े थे। दादी लू ने सबको आराम करने और मुस्कुराने का इशारा किया और संगीत के साथ प्रदर्शन शुरू हुआ। लुन सांग कवर। लून सांग की लाल धूल की खुशनुमा लय और नृत्य कदमों ने अंधेरे में रह रही इन महिलाओं में जीवन की आशा फिर जगा दी। दर्शक भी अनजाने में उनके साथ नाचने लगे, यहां तक कि जेल वार्डन और निदेशक भी उनकी तालियां बजाने से खुद को रोक न सके। प्रदर्शन के बाद निदेशक ने बिना हिचकिचाहट जेल वार्डन की प्रशंसा। जेन हुई को भी अपनी इच्छानुसार बच्चे के साथ एक दिन बाहर जाने की माफी मिली, लेकिन नियति हमेशा दुखी लोगों से खेलती है। छोटा मिन्यू 18 महीने का था। ठीक माफी वाले दिन हजार अनिच्छाओं के बावजूद उसने बच्चे को कल्याण गृह भेजने का फैसला किया। बाहर ही उसे बेहतर जीवन मिल सकता था। विदाई का दिन आ गया। कैदी एक एक करके दिल तोड़ रोने लगे। सभी दुख में डूब गए। जेन हुई डरी कि बेटा देख न ले। चुपके से पीठ फेरकर आंसू बहा। सामान्य समेटकर जेन हुई लंबे कपड़े पहनकर भाग्य के साथ कारागार से वह खुशी से जेल के द्वार की ओर चली। अनजान की यह कदम उसकी मां से हमेशा के लिए अलविदा था। छोटे भाग्य को कल्याण गृह पहुंचाने के बाद जेन हुई ने बच्चे के बचपन से बड़े होने तक की तस्वीरों का एल्बम प्रधान को। ये एकमात्र उपहार था जो वह अपने बेटे के लिए। मिंगयू को खेल के मैदान में खुशी से खेलते देख जेन हुई ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन जब उसका बेटा उठकर उसे गले लगाने आया तो वह आखिरकार अपने आंसू नहीं रोक पाई। फिर वह कोंग यू के पीछे कदम दर कदम कल्याण गृह से बाहर गई, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही वह वापस भाग गई। अपनी मां को न पाकर छोटा बच्चा दिल दहला देने वाले रूप से रोया। जेन हुई जो वापस दौड़ी आई थी, यह देखकर भी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि अब उसे अपने बच्चे को गले लगाने का अधिकार के बाद जेन हुई आत्मा विहीन सी बारिश में अकेली बैठी रही, जब तक उसके साथी उसे खींचकर कमरे में नहीं ले गए। बेटे को खोने का दर्द और भारी बारिश की दोहरी मार से जेन हुई बीमार पड़ गई। दादी लू उसे इतना दुखी और टूटा हुआ देख नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने धीरे से उसे सांत्वना दी। दादी लुओ के शब्दों ने उसके अंदर फिर से आशा की किरण जगा दी। बीमारी से उभरने के बाद वह फिर से कोरस में लौट आई और संगीत ही उसका अंतिम सहारा बन गया। समय पंख लगाकर उड़ गया। पलक झपकते ही 4 साल बीत गए और कोरस की प्रसिद्धि बढ़ती ही गई। क्रिसमस के दिन कोंग यूजिन ने एक अच्छी खबर दी। सियोल थिएटर ने उनके कोरस को राष्ट्रीय महिला कोरस प्रतियोगिता में आमंत्रित किया था, जहां वे अपने परिवार और दोस्तों को प्रदर्शन देखने बुला सकते थे। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के बाद उन्हें अपने परिवार से मिलने के लिए 1 घंटे का समय भी मिलेगा। यह खबर सुनकर सभी बहुत उत्साहित हुए, क्योंकि यह न सिर्फ उनके प्रयासों की सराहना थी, बल्कि उनके प्रति परिवार से मिलने का एक अच्छा मौका। सब लोग उस दिन की मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। महिला बॉस ने रिकॉर्डिंग टेडी बियर में बच्चों के लिए बहुत सारे संदेश रिकॉर्ड। लुओ दादी ने बेटी को बताना चाहा पर फोन रख दिया। यूमेई ने फिर से मां से मिलने से मना कर दिया। जेन हुई मिंगयू से फिर मिलने की उम्मीद नहीं कर सकती, बस उसके कपड़े पकड़कर अपनी याद को संजो सकती। उनके और परिवार के बीच की गांठ खोलने के लिए दयालु कोंग यूजिन ने खुद ही निमंत्रण उनके परिवारों को भेजे। छोटे मिंगयू के दत्तक माता पिता को भी निमंत्रण मिला। कुछ दिन बाद जेल ने उन्हें सियोल के कार्यक्रम स्थल पर भेजा। अपराध की घटना हो गई। अगर अभी आत्मसमर्पण कर दो तो कोई धोखा नहीं देगा। कुछ घंटे पहले ही महिला कैदी यूजिन के नेतृत्व में सामूहिक रूप से शौचालय गई थी। एक अमीर महिला ने महिला कैदियों का समूह देखकर घृणा से मुंह फेर लिया, पर अनजाने में अपनी कीमती हीरे की अंगूठी शौचालय में अंगूठी गायब होने पर महिला ने तुरंत आयोजकों को बताया। गायक मंडली के बुरे रिकॉर्ड के कारण आयोजकों ने उन पर ही दोष मढ़ दिया। सुरक्षा कर्मियों ने सभी महिला कैदियों को इकट्ठा कर तलाशी ली, यहाँ तक कि उन्हें सबके सामने कपड़े उतारने को। महिलाओं ने कड़ा विरोध किया, पर उन्हें कोई न्याय नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने गलती की थी, इसलिए लोग उन्हें रंगीन चश्मे से देखते थे। उनकी प्रस्तुति की बारी थी, पर इस घटना के कारण प्रदर्शन रद्द हो गया। जेल अधीक्षक को पता चलने पर वे गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने फांग अधिकारी को आयोजकों से बात करने भेजा और खुद तेजी से बैक स्टेज गए। अपने कैदियों को नंगे करके घुटनों पर बिठाया देख जेल अधीक्षक ने गुस्से में सुरक्षा कर्मियों को चेतावनी दी। हमारे गायक मंडली के चोर मेरी जिम्मेदारी है। समझ गया। गायक मंडली मंच पर जाए तो इस मामले को मानवाधिकार आयोग में ले जाएंगे। जेल अधीक्षक ने उन्हें बचाया, पर सबके चेहरों से उत्साह गायब था, केवल दुख और गुस्सा था। तभी फांग अधिकारी अंदर आए। उन्होंने गायक मंडली के लिए फिर से प्रदर्शन का मौका दिलाया। जेल वार्डन को निराश न करने और परिवार से मिलने का मौका पाने के लिए उन्होंने आखिरकार हिम्मत जुटाई और सफेद स्कर्ट पहनकर मंच पर आ गए। जब उन्होंने देखा कि दर्शकों में रिश्तेदार और लोग भरे हैं तो सभी घबरा गए, लेकिन जैसे ही संगीत बजा गायक दल तुरंत अपनी स्थिति में आ गया और इस कठिन प्रदर्शन को शुरू कर दिया। हालांकि उनकी आवाजें पेशेवर नहीं थीं, लेकिन दिल से निकले गीतों ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया। उन गीतों में उनके दिल का दर्द, परिवार की याद, जीवन की आशा और उनके साथ हुए अन्याय और अपमान की कहानी थी। भले ही दुनिया उन्हें गलत समझती हो, वे फिर भी मुस्कुराकर इसका सामना करते हैं।
प्रदर्शन समाप्त होते ही दर्शकों से तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। सभी उनके शानदार प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए। जब प्रदर्शन खत्म हुआ, रोशनी अचानक धीमी हो गई। बच्चों का एक समूह मोमबत्तियां लेकर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। जब उन्होंने आगे बढ़ते लड़के जेनहुई के चेहरे पर मुस्कान को अचानक रुकते देखा, उसी पल गाते गाते जेनहुई का हाथ पकड़ा। उसने सिर झुकाकर लड़के के हाथ को देखा और तुरंत समझ गया यह लड़का उसका बेटा मिंग्यू था, जिसे उसने 4 साल से याद किया था। भावुक होकर उसने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया और छोड़ना। प्रदर्शन के बाद सभी ने अपने प्रियजनों को देखा, जिनकी याद उन्हें दिन रात। जब वे इस प्रदर्शन को देखने आए, तभी तय हो गया था कि वे अतीत को भुलाकर उन्हें फिर से अपनाएंगे। मिंग्यू आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अपने ही बेटे को गले लगाने के लिए दूसरों की अनुमति लेनी पड़े, ये शायद दुनिया का सबसे दुखद अनुभव है। विदाई से पहले पालक माँ ने उसे एक थैला दिया, जिसमें मिंग्यू के बचपन से लेकर बड़े होने तक की यादें। मिंग्यू की खुशी भरी मुस्कान देखकर जेनहुई आखिरकार रोक न सका और फूट फूट कर रो पड़ा। वह चाहता था कि यह पल हमेशा के लिए थम जाए। इस प्रदर्शन ने सभी की अधूरी इच्छाओं को पूरा किया, लेकिन सिर्फ दादी ही अपनी बेटी की माफी नहीं पा सकी। कुछ देर बाद अधिकारी अचानक उसे बेटी के घर ले गए। माँ बेटी की मुलाकात पर दोनों फूट फूट कर रो पड़ी। बेटी और दामाद ने दादी लोगों को प्रणाम किया। कई सालों बाद परिवार आखिरकार एक साथ भोजन कर पाया। उस रात बेटी बाथरूम में छिपकर पानी की आवाज में बिलख बिलख कर रोई। दादी लोगों को एक दिन के लिए घर जाने की अनुमति मिली, क्योंकि कोरिया में मृत्युदंड फिर शुरू हुआ था, जिसका अर्थ था उनकी सजा जल्द पूरी होगी। उस दिन कोंग यूजिंग ने आकर दादी लोगों को बुलाया। सब मजाक कर रहे थे कि पहले कोई नहीं आता था, अब 2 दिनों से लोग आ रहे हैं। लेकिन यह सुनते ही सबको कुछ गलत लगा। आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे। वे दरवाजा बंद कर उसे रोकना चाहते थे। अंततः दादी लोग शांति से बाहर चली गईं। सभी लोग चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सके, बस उन्हें जाते हुए देखते रहे। फिल्म के अंत में वे दादी लुओ द्वारा सिखाया सफेद सूरजमुखी गाकर उन्हें विदा करते हैं। वास्तव में उनमें से कोई भी जीवन के अर्थ से चूका नहीं, पर काश यह सुंदर सद्भाव ठंडी जेल की दीवारों को पार कर सफेद फूलों से भरे मार्ग पर फैल सके। सद्भाव का शुक्रिया, इसने हमें मातृ प्रेम की महानता, परिवार और मित्रता की कीमत समझाई और सिखाया कि कभी भी अपने सपनों और आशाओं की लौ न बुझने दें।